हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सीजीपीएससी मेंस अब आप देने वाले हैं। ऑब्वियसली जून में है इस साल का मेंस जो होगा। उसके पहले पेपर 3 में पार्ट 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटी का सेक्शन जो होता है उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। और आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो चैप्टर है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्गम कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। और वो लेक्चर हिंदी माध्यम में है, तो हिंदी वाले बच्चे कंप्लेन नहीं करेंगे कि सर इंग्लिश में ही वीडियोस आ रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और मैं जो आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, और इसमें आप देखेंगे कि हर साल जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो किस फॉर्म में आए हैं। तो सिलेबस आपका मैंने 12 से लिया है। सिलेबस 18 के बाद चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मैंने 12 से लिया है। तो 12 to 17 तक के क्वेश्चन एंड फिर 18 से लेकर टिल डेट 2022 तक के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए। तो पहले एक नज़र हम सिलेबस पर डालते हैं। और सिलेबस आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लिबरलाइजेशन। सो इन्होंने बैकग्राउंड पर बात नहीं की है, लेकिन आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में आखिर किन चीज़ों को पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, इस बारे में आपको जानना चाहिए। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड देखना होगा, प्लस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और यही कॉन्सेप्ट आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट को 1887 से हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी में इसे नवलोक प्रशासन कहा जाता है। ये करीब 60s में आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आता है। कोई नया सब्जेक्ट नहीं आया, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाने कहा गया। उन चेंजेस के साथ पब्लिक के बीच में जाना था। इस मुद्दे पर चर्चा होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपको। इसके बाद बात आती है विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। यदि यूपीएससी ऑप्शनल की भी बात करें तो काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, एनवायरनमेंट में भी काम आता है, और ऐसे राइटिंग में तो काम आएगा ही। और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आप देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट होती है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेदारी होती है कि डेवलपमेंट कैसे करें। सतत विकास से जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक है आपका कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। भारत का लोक प्रशासन, अन्य देशों के लोक प्रशासन। अमेरिका में ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्यों आरंभ किया गया, इसके बारे में बातचीत होगी। और जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो इसको बनाने के पहले लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया। अब ये जो 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें से लगभग 30 कंट्रीज के प्रोविजंस को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हमने लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तुलना तो हमने की, और तुलना इसलिए की कि वहां पर बेहतर क्या है और हमारे पास बेहतर क्या है। तो वहां पर जो बेहतर है और हमारे पास जो बेहतर है, वो दोनों अपनी अपनी जगह चल कैसे रहे। वहां की अच्छाइयाँ, यहाँ की अच्छाइयाँ, वहां की कमजोरी, यहाँ की कमजोरी, और इन सबसे मिलाकर हम कुछ बेहतर समाज को दे पाए, प्रस्तुत कर पाए। इसलिए तुलनात्मक लोक प्रशासन पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है। इसमें FW रिक्स को पढ़ा जाता है स्कॉलर के तौर पर। हालांकि आपको स्कॉलर या चिंतक नहीं पढ़ने हैं, बट फिर भी उनकी थेरीज को यहाँ समझना पड़ेगा। फिर बारी आती है न्यू डायमेंशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में लोक प्रशासन में, या लोक प्रशासन के नए आयाम। नया क्या चल रहा है, अपडेटेड वर्जन क्या है, खासकर सन 2000 के बाद की बात करें या 1991 के बाद की बात करें, तो आप देखेंगे नवलोक प्रबंधन के बाद सुशासन जैसे कॉन्सेप्ट की बात होती है, ई गवर्नेंस की बात होती है, एनवायरमेंट डेवलपमेंट की बात होती है, PPP जैसे अप्रोच की बात होती है, 4P जैसे अप्रोच की बात होती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर बातचीत होती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट से भी आगे हम निकल कर जाते हैं ह्यूमन कैपिटल अप्रोच,
ये सारे नए डायमेंशंस हैं जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाता है। एवरीडे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीज़ें हैं जो कनेक्ट होती हैं बेसिकली, उन कनेक्शंस को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद स्टेट वर्सेस मार्केट, तो राज्य बनाम बाजार का ये टॉपिक खासकर जब इस दौर के हम बारे में चर्चा करते हैं तो अब राज्य किस रूप में कार्य करेगा, राज्य की उपस्थिति किस रूप में देखी जा सकती है। ये राज्य कौन सा वाला है? जब हम पॉलिटिकल साइंस में राज्य की बात करते हैं या राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य की बात करते हैं, एक स्टेट या पूरा देश, उसमें चलने वाली सरकार, जैसे हम 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं स्टेट में। ये स्टेट की एक बाउंड्री होगी, फिजिकल बाउंड्री होगी, उसमें रहने वाली कोई जनसंख्या होगी और वहाँ कोई सरकार होगी और वो सरकार संप्रभु या सॉवरेन होगी। तो इस तरह से स्टेट के 4 एलिमेंट्स को हम देख पाते हैं। अब जैसे जैसे उदारीकरण का दौर आया या निजीकरण या फिर वैश्वीकरण का दौर आता है, एलपीजी अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, तो आप देखेंगे कि बाजार की भूमिका बढ़ती जा रही है। समाजवाद से हम पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। 1991 में जब नवलोक प्रबंधन आता है तो बाजारी अर्थव्यवस्था की बात होती है, मैनेजरियल इकोनॉमी की बात होती है, प्रबंधकीय अर्थव्यवस्था जिसमें प्रबंधन पर ज्यादा जोर दिया गया। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो नवलोक प्रबंधन और निजी शैली के प्रबंधन की बातचीत होती है कि निजी शैली का प्रबंधन कैसे होगा और वहां के सिद्धांतों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये आप इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और यहां पर भी ये टॉपिक दिया गया है आपको। तो जैसा भी पढ़ें इसका मीनिंग चेंज नहीं होता, चाहे पब्लिक एड में पढ़ें या पॉलिटी में, सेम चीज़ है। तो रूल ऑफ लॉ भी आपको देखना है। एविडाइसी के कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखना है दोस्तों। यूपीएससी का जो ऑप्शनल है वो काफ़ी बड़ा है और वो 4 से 5 महीने लगता है उसको कवर करने में, लेकिन ये वाला जो सिलेबस है ये मानकर चलिए 10 से 12% यूपीएससी के ऑप्शनल के सिलेबस से लिया गया। तो कम समय, कम नोट्स, किताबें ढेर सारी हैं बाजार में, लेकिन वो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए लिखी गई किताबें हैं। तो आई डोंट थिंक सो वो आपको पढ़ना चाहिए, और क्योंकि वो काफ़ी बल्कि हैं, आप इस बीच पाथाइस एकेडमी के नोट्स पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल आप उनको फॉलो कर सकते हैं, राइट। आइए फिर हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की ओर बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जैसे कॉन्सेप्ट को दिया गया है यहां पर। इसके सिद्धांत, उपागम, अप्रोचेस एंड स्ट्रक्चर, संरचना, ये पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को मैं आपको समझाऊं तो पहला वाला जो मामला है वो आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास या उसके डेवलपमेंट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। यदि हम इन चीजों को बात करें, दूसरा जो पक्ष है इसका वो प्रबंधन या मैनेजमेंट की थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली वही वाला हिस्सा है। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे यहां पर प्रबंधन बोला है, नेतृत्व के सिद्धांत पढ़ने हैं, नेतृत्व के जो थ्योरीज हैं वो पढ़ना है, लीडरशिप क्वेश्चन भी आ चुका है, पॉलिसी मेकिंग के बारे में क्वेश्चन है, नीति निर्माण वाला प्रश्न, निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग, इसमें खासकर हम लोग साइमन को पढ़ते हैं। इसके बाद यहां से बारी आती है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, डेलीगेशन, प्रत्यायोजन, संचार, समन्वय, ऑब्जर्वेशन और मोटिवेशन। तो आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन लीडरशिप का ही एक टाइप माना जाता है, कंट्रोल एक्टिविटी कहा जाता है, जिसमें अवलोकन करना या पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन। और यहीं से आप देखेंगे फिर इसके बाद मोटिवेशन, जिसमें आप मैस्लो, हर्जबर्ग को पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है प्रबंधन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जनरली मतलब ये मानकर चलिए कि ये सिलेबस आपका एमबीए टाइप का सिलेबस है। जो लोग एमबीए में पढ़ाई करते हैं या बीबीए में, वो इन्हीं थ्योरीज के डिटेल वर्जन को पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम का एक सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ से मिलता जुलता। तो आप मेरी एक और वीडियो देखेंगे जिसमें लोक प्रशासन के विकास की बात मैंने कही है,
तो मैंने बताया है आपको कि कैसे प्रबंधन के सिद्धांतों को जोड़ना शुरू किया गया जब लोक प्रशासन का विकास होता है एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के तौर पर। तो न सिर्फ प्रबंधन विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ा गया बल्कि राजनीतिक विज्ञान से इसके मूल को समझा जा सकता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस इज अ मदर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से उसकी पैदाइश को देखा जा सकता है। और इसमें एनरिच होता गया, ये समृद्ध होता गया लोक प्रशासन, और धीरे धीरे इसमें अलग अलग सिद्धांतों और थेरीज को जोड़ा गया। तो मैनेजमेंट से चीज़ों को लाया गया, प्रबंधन के नए नए सिद्धांतों को लिया गया, क्योंकि अंततः आप पब्लिक मैनेजमेंट का ही काम कर रहे हैं। पब्लिक मैनेजमेंट जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो अब आपको वो ट्रैफिक मैनेज करना, उन किसानों को एक तरह से संवैधानिक अधिकार भी है, हम सभी को है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनको संवैधानिक अधिकार मिले। फिर हमें यह भी देखना है कि शहर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हमें यह भी देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इट्स ऑल अबाउट पब्लिक मैनेजमेंट, और यही प्रशासन का डे टू डे बेसिस पर काम देखा जा सकता है। तो ये पूरा जो एरिया है आपका, वो प्रबंधन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और प्रबंधनवाद की जब हम बात करते हैं या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इन्हीं सिद्धांतों को लाने की बात हो रही है कि इन्हीं सिद्धांतों से कैसे हम संगठन को बेहतर बनाएं। क्योंकि आपका जो कलेक्ट्रेट है या नायब तहसीलदार का ऑफिस है या सरपंच का ऑफिस है, सभी संगठन के तौर पर देखे जा सकते हैं। या फिर मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो भी संगठन हो गया, प्रधानमंत्री का कार्यालय वो भी संगठन, कलेक्ट्रेट का कार्यालय वो भी संगठन, नगर निगम वो भी संगठन। तो इस संगठन में आप नेतृत्व की भूमिका में जाते हैं। आप जब ऑफिसर बनते हैं तो आप भी एक आधिकारिक तौर पर एक नेता ही हैं, लेकिन ये लीडर ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप की बात हो रही, जहां उसके अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए, जहां उसको संचार की समझ होनी चाहिए, जहां उसको अभिप्रेरणा की समझ होनी चाहिए, जहां वो सबके साथ समन्वय कर सके, अपने कार्यों को डेलीगेट कर सके, अपने पद सोपानिक व्यवस्था में कार्यों का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन अपने कार्यों को अधीनस्थों को सौंप सके। अधीनस्थ कौन? आपके नीचे जो हुए, तो उनको कार्य सौंपना ही डेलीगेशन कहलाता है। डेलीगेट करना, प्रत्यायोजन करना, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये थेरीज ऐसे काम करेंगे। अगले चरण में चलते हैं सिलेबस में। प्रशासनिक सुधार या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात यहां पर कही गई सिलेबस में। अब ये प्रशासनिक सुधार वैसे तो आप देखें तो मूल रूप से हम मैकॉले की बात करते हैं, वहां से पहली बार प्रशासन में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया। और टिल डेट यदि हम बात करें तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एक बड़े आयोग के तौर पर देखा जा सकता है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उनके बारे में भी पढ़ेंगे आप। फिर इसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर सरकारिया समिति का गठन किया गया था, उसको आप पढ़ेंगे। सेकेंड कमेटी ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, MM पंची कमीशन 2008, उनके प्रतिवेदन भी आ चुके हैं। तो सुधार, प्रशासनिक सुधार के नाम पर ही सुधार कमीशन या समिति का गठन नहीं किया जाता, बल्कि और भी मुद्दों पर, जैसे टैक्स रिफॉर्म हो रहा है तो टैक्स रिफॉर्म पर केलकर समिति का गठन, तो वो भी लोक प्रशासन के हिस्से में योगदान है। फाइनेंस कमीशन आ रहे हैं, वो भी एक तरह से रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे कई रिफॉर्म्स हुए हैं जिनमें से प्रमुख मुद्दों को आपको पढ़ना है, क्योंकि सारा एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। और सुधार क्या है? जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में सुधार, संरचना, इसके प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों में सुधार, और अंततः बिहेवियर या फिर व्यवहार में सुधार। तो 3 चरणों में इसको देख पाते हैं हम कि इस तरह से हम सुधार की बात करते हैं। तो प्रशासनिक सुधार नए आयामों, मतलब प्रशासन में सुधार, जैसे RTI एक सुधार है, ई-गवर्नेंस एक सुधार है, तो पंचायती राज भी एक सुधार है। तो ऐसे बहुत सारे सुधार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। M-गवर्नेंस एक सुधार है। तो समय की मांग के अनुरूप प्रशासनिक व्यवहार को या प्रशासनिक सिद्धांत को या कामकाज के तरीकों को बदलना एक प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। तो इसमें कई बार सुधार फेल भी हो जाते हैं, रिकमेंडेशन तो हैं लेकिन हम अपना नहीं पाए। जैसे लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमीशन है
या ओवरऑल निर्वाचन आयोग है, उसके नियुक्ति में हमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो भी एक सुधार है। फिर कोर्ट ने कह दिया, वो भी सुधार का एक हिस्सा है। फिर सरकार ने बिल ला दिया, वो भी उसका एक, और वो बिल पास भी हो गया, तो सुधार फाइनली कानूनी रूप प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे सुधार को देखना। फिर गुड गवर्नेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सुशासन, हिंदी में इसे सुशासन कहा जाता है। सु का अर्थ हुआ अच्छा, सु धन शासन, तो सुशासन, सु और अच्छा किस में, तो अच्छा किस में चाहिए, व्यवहार में, सिद्धांतों में, संरचना में अच्छाई चाहिए। अब यह अच्छा होने का मतलब क्या है? जैसे प्रशासन में पारदर्शिता का लाना। आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना फैसला दिया और कहा प्रशासन निर्वाचन प्रणाली या जो चुनावी पूरी प्रणाली है, चुनाव की जो प्रणाली है, उसमें पारदर्शिता आवश्यक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो मिल रहे हैं डोनेशंस है, उसमें पारदर्शिता इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पारदर्शिता लाना और चुनावी फंड का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो बैन लगाया गया, वो उसे आप गुड गवर्नेंस समझ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस अब यहां से आएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो सुशासन और सु की कल्पना, जो सु है मतलब अच्छा, उसकी कल्पना कौटिल्य ने भी की थी। उन्होंने अपने सिद्धांतों में कहा था, जैसे दक्षता प्रणाली या मेरिट सिस्टम की बात उन्होंने की, योग्यता प्रणाली, दक्ष होना चाहिए राजा को, राजा का बेटा राजा बने जरूरी नहीं है, यदि योग्यता है तभी वो बने। इस तरह से आप देखोगे देश में इतिहास भी रहा है गुड गवर्नेंस का, तो उसे भी हम कह सकते हैं सुशासन उस जमाने में था, शब्दों में नहीं पहचाना गया। फाइनली 1989 में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक अपने कॉन्सेप्ट में इसे प्रस्तुत करते हैं। सब सहारन अफ्रीकन देशों के लिए जब फंड की व्यवस्था की जाती है, तो वहां पर एक शर्त रखी गई कि गुड गवर्नेंस आपके यहां पर होना चाहिए। और वहीं से फिर आप देख पाते हैं कि हम सुशासन या गुड गवर्नेंस की व्यवस्था की बातचीत करते हैं। इसके बाद दोस्तों नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का एक टॉपिक आपको दिया गया है। ब्यूरोक्रेट कौन होता है? नौकरशाह का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदी में हम नौकरशाह कहते हैं, ये आया कहां से? तो जर्मनी, स्पेन या यूरोप की बात करें तो वहां से इसकी उत्पत्ति देखी समझी जा सकती है। और टिल डेट ब्यूरोक्रेसी कैसे होनी चाहिए? पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं वेबर को भी पढ़ना पड़ेगा, मैक्स वेबर को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बारे में सिद्धांत उन्होंने ही प्रस्तुत किए थे। तो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट वेबर से करते हुए टिल डेट तक हमें पहुंचाना है कि वर्तमान में नौकरशाही या नौकरशाहों की भूमिका कैसी है, लोकतंत्र में भूमिका कैसी है, देश के विकास में नौकरशाहों की भूमिका कैसी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में जिला प्रशासन, आप बखूबी समझते हैं और आप खुद भी जिले का हिस्सा बनते हैं, जिला प्रशासन का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों जब जिला प्रशासन की बात आती है तो कलेक्टर, एसपी, तो उसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर का प्रशासन, ऐसे कई हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। जिला प्रशासन के बैकग्राउंड को समझा जा सकता है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद और 1991 के बाद, ऐसे 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है जिला प्रशासन को। और वर्तमान में जिला प्रशासन कैसे दिखता है? छत्तीसगढ़ में छोटे जिले जब बने, अधिक जिले जब बने, तो यूपीएससी में प्रश्न आया कि छोटे राज्य बनाए जाएं या जिले बनाए जाएं। तो जिले प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज्यादा उपयोगी हैं, ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज पब्लिक अप्रोच काफी नियर बाई हो जाता है, लोग आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों तक पहुंच सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड और टिल डेट क्या चल रहा है? जिला प्रशासन अब एक कंट्रोलर से ज्यादा फैसिलिटेटर की भूमिका में है, सुविधाओं को मुहैया कराने की भूमिका में है। जब नवलोक प्रबंधन पढ़ते हैं तो उसमें यही कहा गया कि नवलोक प्रबंधन के सिद्धांतों में आज जिला प्रशासन में किस रूप में बदलाव आ सकता है। अब जिला प्रशासन आपसे ऑनलाइन टैक्स ले रहा है, जिला प्रशासन सबके सहयोग से प्रशासन चला रहा है, जिला प्रशासन में आप देखेंगे पंचायत सीईओ भी हैं, उनके सहयोग से कामकाज हो रहा है। जिला प्रशासन में शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, इन सभी का प्रबंधन कैसे होगा? कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पार्लियामेंट्री, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। तो लोक प्रशासन पर नियंत्रण, ये एक मजेदार टॉपिक है।
तो नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ? आप देखेंगे हमारे देश में यदि मैं बात करूं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की बात करें तो फाइनेंशियल उसी के अंडर में आएगा। अब इन तीनों नियंत्रण में सबसे प्रमुख नियंत्रण एग्जीक्यूटिव का है, क्योंकि आप सीधे सीधे जो कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है, उनके अधीन आप काम करते हैं। तो आप ब्यूरोक्रेसी हैं, आप लोक प्रशासन हैं। यहां पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, यहां पर भी लगभग अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। विधायिका में आप नहीं जाते हैं, आप जाते भी हैं तो आप पर्दे के पीछे हैं, आप कभी भी खड़े होकर जवाब नहीं देते हैं। जब प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर की बात आती है तो उसका जवाब कौन दे रहा होता है? मंत्रीगण दे रहे होते हैं। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्री का उत्तरदायित्व। और आपका वो उत्तरदायित्व, वो सामने खड़ा है मंत्री, आप पीछे होते हैं, प्रशासन पीछे होता है। और प्रशासन के लिए न्यूट्रलिटी, तटस्थता, एनोनिमिटी, अनामिकता, एंड कमिटमेंट या प्रतिबद्धता जैसे गोल्डन रूल लिखे गए। इन तीनों के सहारे आप आगे बढ़ते हैं और जो मंत्री हैं वो आपकी जगह जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मंत्री को स्वस्थ रूप में, पारदर्शी रूप में, नॉलेज, फैक्ट्स आदि का सहारा लेकर आप उनको तटस्थ तरीके से क्या करते हैं? सलाह देते हैं। उनको सलाह देने का काम आपका होता है, अंतिम निर्णय उन्हीं का है। लेकिन आप चूंकि एक पढ़े लिखे और मेरिट की प्रक्रिया से गए हुए व्यक्ति हैं, चूंकि आपके क्वालिफिकेशन को मिनिमम स्टैंडर्ड पर माना गया है, और हमारे देश में मंत्रियों के लिए या एमपीज, एमएलएस के लिए कहीं पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई, तो आप ज़्यादा, आपका जो टैलेंट है सजेशन के मामले में, कैलकुलेशन के मामले में, आप ज़्यादा कैलकुलेटेड बिहेवियर कर सकते हैं। उस नाते आपसे अपेक्षा की गई है कि आप इनको सजेशंस देंगे। यहां पर आप डायरेक्ट खड़े नहीं होते, लेकिन विधायिका में जब सरकार के बारे में बातचीत हो रही होती है, सरकार की आलोचना हो रही होती है, प्रश्नकाल, 0 आवर्स या फिर बजट पर चर्चा, इन सभी से आपके ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। कार्यपालिका नियंत्रण में पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल दोनों जगह होता है। बजट यहां से पारित होता है और बजट यहां पर एलोकेट होता है, तो बजट में वित्त मंत्री भी आपके ऊपर, वित्त मंत्रालय भी आप पर नियंत्रण करता है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके थ्रू भी आप पर कंट्रोल होता है। बात करेंगे इसको क्लासरूम में। फिर जुडिशियल कंट्रोल में न्यायपालिका आपके ऊपर, जब यहां पर जुडिशियल रिव्यू की बात होती है, यहां जुडिशियल रिव्यू या फिर आप देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक सक्रियतावाद की बात, तो भी आप पर नियंत्रण हो रहा है। फिर कोई आपके नाम पर अपील कर दिया, अपील व्यक्ति के नाम पर नहीं होता है, सरकार को हम पार्टी या पक्ष मानते हैं, तो सरकार के नाम पर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपको भी जवाब देना पड़ता है कि कलेक्टर साहब पधारें। इस तरह से आप देखेंगे आपके ऊपर वाद लाया जा सकता है। तो जुडिशरी का कंट्रोल भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है, और अंततः पॉलिटी का ही टॉपिक आप समझ सकते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया। इसके बाद दोस्तों लोकपाल एंड लोकायुक्त, आप देख पाते हैं कि ये जो दोनों संस्थान हैं, इनमें सबसे पहले लोकायुक्त को लाया गया 1970 में, ओडिशा और महाराष्ट्र में ला दिया गया था, बिल पारित कर दिया गया था। 1966 में आप देखेंगे कि फर्स्ट ARC हेडेड बाय, आप इसके तथ्यों को भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। मोरारजी देसाई इसके प्रथम अध्यक्ष हुए और दूसरे के हनुमंतैया। तो फर्स्ट ARC ने पहली बार रिकमेंड किया कि हमारे देश में लोकपाल होना चाहिए। लोकपाल शब्द जो था वो LM सिंघवी साहब ने दिया। अब लोकपाल वहां पर स्थापित नहीं होता, इसके लिए लंबी यात्रा तय करनी पड़ी लोकपाल को लाने के लिए, और फाइनली आप देख पाते हैं 2013-14 में इसका बिल पास होता है। लेकिन लोकपाल अपॉइंट किया गया 2018-19 के आसपास, जब NDA का प्रथम, मोदी जी का जो फर्स्ट टर्म ओवर हुआ, तो उसके आखिरी में लोकपाल को फाइनली अपॉइंट किया गया, तो देश को पहला लोकपाल वहां पर मिलता है। तो बिल पास होने के बावजूद भी आप देखेंगे 3-4 साल, 5 साल लग गए। तो लोकपाल की यात्रा को समझेंगे। लोकपाल, ओम्बुड्समैन,
इसके ओरिजिनल अधिकारी जिसको स्वीडन में पहले बनाया गया, स्थापित किया गया, वहाँ से फिर हम भारत लेकर आते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और लोकपाल, लोकायुक्त, ये दोनों मेनली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं, लेकिन ये रोक पा रही होंगी ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, समीक्षा करेंगे इसकी और देखेंगे कि इनके रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, नियम कानून कैसे हैं, लोकपाल लोकायुक्त होते कौन है, हमारे राज्य में क्या है और किस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं, करप्शन रोकने का काम कर रहे हैं। सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आप देख पाते हैं। इसके बाद हमारे देश में आरटीआई एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को लाने का प्रयास करता है और लगभग सफल रहा। और इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान है कि प्रशासन ने इसको स्वीकार किया। सरकारी कामकाजों में सूचना के अधिकार के तहत कहीं ना कहीं पर करप्शन पर प्रभाव पड़ा और करप्शन कम हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। खत्म हुआ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम जरूर हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये इसका डिटेल पढ़ेंगे। और हाल ही में आपको पता है कि आरटीआई से संबंधित कुछ बदलाव किए गए। जो टेन्योर है, काल है और सैलरी, इसको गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, वो डिसाइड करेंगे। इसका विरोध भी हुआ अखबारों में एडिटोरियल के माध्यम से, और बुद्धिजीवी वर्ग ने इसका विरोध किया कि एक तरह से इसकी ऑटोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम कह सकते हैं। और सेम आरटीआई का टॉपिक आप कहां पढ़ते हैं? पेपर 7 पार्ट 1 में जो लॉ वाला सेक्शन है वहां पर भी आप पढ़ते हैं, और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं, ओवरऑल पढ़ना पड़ता है। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, तो पंचायती राज और नगर निगम नगर पालिका के बारे में आपको वैसे भी पढ़ना होता है पॉलिटी में। और वहां पर जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को अलग से पढ़ते हैं। और इस बार जैसा आपने प्रिलिम्स में महसूस किया होगा कि पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से प्रश्न आए हैं और लगभग 6 प्रश्न आए हैं। तो ये ट्रेंड पुराने बीजेपी गवर्नमेंट का ही ट्रेंड कह सकते हैं। हालांकि ठीक है, गवर्नमेंट बदलने पर बहुत कुछ बदलाव नहीं होता प्रश्नों में, लेकिन कई बार फर्क पड़ता है, उस फर्क को आप महसूस कर सकते हैं। तो वो पंचायती राज वाले फैक्ट्स फिर से पूछे जा रहे हैं, अधिनियम पढ़ के जाना होता है आपको, और कई बार बारीक सवाल आ जाते हैं अंदर से। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आगे भी आप सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। यदि गवर्नमेंट के ही अंतर को माने तो वो अंतर आपको दिख रहा है तो पढ़ लीजिए उसको, अगले साल भी आपको काम आना है। तो ये जो मामले हैं इनके बारे में डिटेल हम समझेंगे। इसमें आरक्षण के बाद महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ, पंचायती राज की विशेषताएं क्या हैं, या नगर पालिका अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें आई हुई कमेटियां, इनके बारे में बातचीत करेंगे, है ना, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी समिति। तो ऐसे बहुत सारी समितियां हैं जिनके बारे में प्री और मेंस दोनों में आप पढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली, ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। फिर आप देख पा रहे हैं एकात्मक और संघीय सरकार के बारे में बातचीत हो रही है, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो इनमें सरकारों के टाइप्स और दोनों में अंतर क्या है। हमारा देश संसदीय प्रणाली के साथ चलता है, चूंकि ब्रिटेन में था ये, और हालांकि वहां पर आप देखेंगे कि जो उनके जो हेड हैं वो कौन है, वो क्राउन वहां के हेड हैं। और हमारे यहाँ पर हम लोग गणतंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति हमारे निर्वाचित हैं अप्रत्यक्ष ढंग से। इसके बाद थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अमेरिकन स्कॉलर मॉन्टेस्क्यू का योगदान है। शक्ति का पृथकीकरण हम कहते हैं, किसके बीच की बात हो रही है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों के बीच, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्ति का वितरण या शक्ति का पृथकीकरण। वितरण तो हमारे देश में बराबर हुआ है संविधान में, लेकिन ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट था जिसे भारत में लागू किया गया। लेकिन ये हमारे यहाँ इन दोनों में क्या है, समान सदस्यता है। इसलिए अमेरिका के तर्ज पर जो पृथकीकरण है उसको हम पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाते हैं, पढ़ेंगे इसको भी। और फाइनली प्रशासकीय संरचना छत्तीसगढ़ में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अक्सर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लास में आप इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिलेबस दिखता है। पुराने सिलेबस में और भी कुछ था, अब ये आपके पेपर
2 की बात है, पेपर 2, जिसमें आप देखेंगे पहला टॉपिक आपका इतिहास का है, भारत के इतिहास को आप पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक पॉलिटी और प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिखता है, और तीसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 3 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। अब ये जो है ये 75 मार्क्स का है, ये 75 मार्क्स का है, और ये आपके 50 नंबर का। अब पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मिलाकर पूछेगा 50 नंबर पर। यहां पर आप देखेंगे अधिकतम शब्द सीमा 175 और ये पार्ट 3 में 175। यहां अधिकतम शब्द सीमा 125 है। क्लियर है? तो आपको अच्छा बाकी जो शब्द सीमा वाले प्रश्न है जैसे 30 है, 60 है और 100 है, ये यहां भी आएगा। 30, 60 और 100 वर्ड्स यहां पे भी है, यहां पर भी 30, 60 और 100 ये सब में कॉमन है। इन तीनों पार्ट में कॉमन है। अंतर कहां पैदा होगा? 175 यहां पूछेगा, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में 175 के प्रश्न आते हैं, 175 वर्ड्स के, और यहां पर मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 125। तो आप 100 भी तैयार कर रहे हैं तो 125 आपका तैयार हो रहा है। 60 की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 125 आप कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्ट्रेच करके। कोशिश कीजिएगा 100 वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, 125 आराम से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल हमारा फोकस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बातचीत का है। अब सबसे पहले क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं 2012-13 से। तो ये 12 के प्रश्न हैं। अब यहां से देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा डिस्कशन में, इसके आंसर्स पर अभी बातचीत नहीं करेंगे। मेनली अभी हम चर्चा करें कि प्रश्न किस तरह से आए हैं। प्रशासन से आप क्या समझते हैं? और ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चंस रिपीट किए जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस भरोसे नहीं रहेंगे कि आपका काम चल जाएगा बिना मतलब नए क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए अभ्यास कर सकते हैं। और आपको लिखना ही है तो एक तो टेस्ट सीरीज है जिसको आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं, और पाथेइस एकेडमी में 24 फरवरी से टेस्ट सीरीज मुख्य परीक्षा के लिए आयोजन किया जा रहा है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रशासन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, आपने सिलेबस में देखा था उदारीकरण शब्द था, तो उससे डायरेक्ट प्रश्न आ गया। अच्छी बात यह है सीजीपीएससी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद रूल ऑफ लॉ, ये भी आपके सिलेबस में लिखा है। रूल ऑफ लॉ से क्या आप समझते हैं? तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता भारत के किसी और कमीशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप ढंग से तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका निकलना बिल्कुल तय है, बिल्कुल किया जा सकता है। और जो छात्र यूपीएससी पढ़कर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो देखो वही है, रूल ऑफ लॉ को आप पीएससी में अलग यूपीएससी में अलग पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। और पीएससी लिख भी देती है अपने सिलेबस में, लिखती भी अपने जो नोटिस वाले हिस्से में जो सिलेबस होता है कि आपसे उम्मीद है कि आप फैक्ट्स, ग्राफ, चार्ट आदि का इस्तेमाल करें और तथ्यों के साथ पुष्टि करें। तो आपको ये देखना है कि फैक्ट्स कहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हायरार्की, अभी इस शब्द को सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन ये मतलब 2 मिनट का टॉपिक है, तो वैसे भी क्लास में हम पढ़ते ही हायरार्की। पद सोपानिक व्यवस्था को कहा जाता है, जैसे एक संरचना बनती है हायरार्की, है ना, कोई ना कोई ऊपर नीचे इस तरह से आप देखेंगे तो एक सीढ़ी नुमा जो संरचना, उसी को हायरार्की कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 में 2 नंबर में क्या पूछा गया? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले आप देखेंगे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं, और यहां क्या आया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं। तो दोनों में अंतर है ऑब्वियसली, प्रशासन और लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं। यह भी टॉपिक आपने देखा नौकरशाही वाला, यह भी आपके सिलेबस में अभी है। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? संचार, यह भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा गया है, संचार का अर्थ क्या है। तो आप देख पा रहे हैं 2 नंबर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, ये भी आपने देखा सिलेबस में लिखा हुआ है और एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ, हालांकि ये 13 का प्रश्न है, तो अभी भी रिपीट हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद 2 नंबर में 2014 में क्या पूछा गया है? डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक प्राइवेट का अंतर पूछा जाएगा, और ये एक बड़ा टॉपिक है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला, जिसमें लगातार प्रश्न आए हुए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी क्या है। इसके बाद संगठन को डिफाइन कीजिए। तो संगठन नाम का टॉपिक आपने देखा सिलेबस में आया हुआ है।
और जो भी छात्र इन स्लाइड्स को देख पा रहे हैं, आपको यूट्यूब में ही लिंक दे दिया जाएगा, या मे बी आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। ये आप पीछे जो मैं पीपीटी चला रहा हूँ, इसे आप डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास अपने मोबाइल में भी आप रख सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पर आप इसे ढूंढ सकते हैं और आपको मिल जाएगा। समन्वय, कोऑर्डिनेशन की बात हम करते हैं। समन्वय क्या है, यह भी आपके सिलेबस में लिखा है। इसके बाद संसाधनात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन के वर्गीकरण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों अभी मैंने बताया सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है, तो पॉलिटी के हिस्से से आया हुआ प्रश्न आप कह सकते हैं। मतलब पॉलिटी में आप पढ़ते हैं वैसे भी इन जनरल, लेकिन पब्लिक एड में भी, चूंकि देखिए यूपीएससी के ऑप्शनल की मैं बात करूं तो उसके 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। पेपर 1 में जनरल थ्योरी है और पेपर 2 आपका इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ही देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इन्होंने दोनों जगह से उठाया, दोनों पेपर से। तो ऐसा लगता है कि ये तो पॉलिटी में पढ़ना था, फिर पब्लिक एड में डाल दिया। आप कहीं भी पढ़ें, अल्टीमेटली पढ़ना है आपको, राइट? ओके। तो दोस्तों इन चीजों में ध्यान रखिएगा। एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग तय करनी है, एक तो समझ विकसित करनी है कि हमारी समझ कैसे। दूसरा पक्ष ये है कि आप जब टेस्ट सीरीज में बैठेंगे तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को तैयार करके आना है। एक तो प्रीवियस ईयर पूरा पढ़िए, आप सिलेबस अच्छे से तैयार कीजिए। अभी सेलेक्टिव नहीं होना है आपको। टेस्ट सीरीज में हमने क्या किया, उसको चरण के अनुसार अलग अलग रखा है। अलग अलग चरणों का मतलब क्या है, फर्स्ट राउंड में थोड़े से पेपर जनरल है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कह सकते हैं। जैसे पॉलिटी का एक पूरा पेपर हो रहा है, पब्लिक एड का पूरा एक पेपर हो रहा है, या पॉलिटी के 2 पार्ट हो रहे होंगे। तो इस तरह से हमने शेड्यूल को रखा है। इसके बाद जो राउंड 2 है, अब राउंड 2 में क्या हो रहा है कि राउंड 2 में आपको सिंगल पेपर देना है विद गैप्स, प्रॉपर गैप्स हैं उनमें। जैसे 3 दिन का गैप रख दिया, फिर अगला पेपर, फिर 4 दिन का गैप, इस तरह से। थर्ड राउंड में क्या होगा कि आपको बिल्कुल सीजीपीएससी के जो एक दिन में 2 पेपर्स वाले फॉर्मेट है वैसा देना, ताकि आपको पता लगे कि हाँ हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम फ्रेम के अनुसार देना है। तो आप बिल्कुल घड़ी लगा के इन सब चीज़ों का, तो आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन मोड में देने का प्रयास कीजिए। पाथाईएस एकेडमी का जो मेंस टेस्ट सीरीज है सीजीपीएससी 2023 के लिए, मेंस 2023 के लिए 24 में एग्जाम होता है, 1 साल पीछे चल रहा शेड्यूल, इसलिए 23 बोलते हैं। तो बिलासपुर में भी ऑफलाइन होगा, रायपुर में भी ऑफलाइन होगा। आप ऑफलाइन ज़्यादा देने की कोशिश करें, और इससे क्या होगा, एक तो एग्ज़ाम सेंटर का माहौल आपको मिलेगा। और एग्ज़ाम सेंटर में कई तरह का माहौल होता है, कभी गर्मी लग रही है ना, पानी जो मिला वो बिल्कुल गर्म सा मिला पानी, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे जून लगभग हालांकि ठीक है मानसून की एंट्री हो चुकी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी हमारे राज्य में होती है। जून जुलाई तक आप देख सकते हैं उमस भरी गर्मी आपको मिलेगी। तो आपको अभ्यास भी करना है। आप एकेडमीज़ में आते हैं तो एसी में बैठते हैं, तो ठीक है ना, लेकिन आपको गर्मी का भी एहसास होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में दिमाग कैसे काम करेगा। एक तरफ पसीना निकल रहा हो, एक तरफ लिखना है और बहुत प्रेशर है और 6 घंटे लिखना है। तो ये सब अनुभव आपको क्लासरूम में करना चाहिए। क्लियर है। और पाथाईएस एकेडमी अपने मॉडल आंसर्स के लिए जाना जाता है, टाइमली कॉपी चेक करके देने के लिए जाना जाता है, 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए जाना जाता है, और आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए जाना जाता है। और हमारी कोशिश होती है, फिर आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़कर आए हों, आपका स्वागत होता है और भरपूर आपके ऊपर हम लोग टूट पड़ते हैं एक तरह से, आपके प्रश्नों को ठीक करने के लिए, आपके अभ्यास को ठीक करने के लिए। तो टूट पड़ने का अर्थ यही है कि आप एक बार हमारे पास आ गए तो फिर हम आपको छोड़ते नहीं, आपकी परफॉर्मेंस को ठीक करने का ही प्रयास होता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जारी रहती है। आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही थी कि सिलेबस से कितना क्लोज मैच आपको दिख रहा है शब्द। 2015 में 2 नंबर के लिए क्या पूछा, अब ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी एक टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये अभी भी है आपका है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। मैंने कुछ डिस्कस किया था सिलेबस की चर्चा करते हुए, ये भी आपके सिलेबस में है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, विधायी नियंत्रण, लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, ये भी है। जिला या जनपद प्रशासन का क्या अर्थ है, ये भी शब्द के रूप में लिखा गया है सिलेबस में। तो आप देख पा रहे हैं एज इट इज शब्दों से उठाकर प्रश्न दिया जा रहा है। तो 15 के बाद 16 2 नंबर में आते हैं। मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अभी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैनेजरियल व्यू कहा जाता है
बेसिकली स्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र या स्कोप कहें तो वहां पर ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलहाल नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन एक ब्रीफिंग दे देंगे। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कमिटमेंट एक गोल्डन रूल के तौर पर देखा गया है, बट इसके 2-3 अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं। जब प्रतिबद्ध या वचनबद्ध नौकरशाही की हम बात करें तो इसके 2 अर्थ लिए जाते हैं। एक तो कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो शासन में है वो जो कह रही है आप वो करते चलें, है ना। तो प्रतिबद्धता किसके प्रति, तो आप देखेंगे हमारे देश में कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स प्रियम्बल, है ना। तो जो प्रियम्बल में फिलॉसफी दी गई है, जो गोल्स दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, उनके प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, या फिर प्रतिबद्धता आप व्यक्ति के प्रति है या जनता के कल्याण। तो संविधान है मतलब जनता के कल्याण को उसमें जोड़ा जा सकता है। पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सुपरविजन इसकी अंग्रेजी है, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो अभी डायरेक्ट पर्यवेक्षण वाला नहीं है, ऑब्जर्वेशन लिखा गया है उसकी जगह शब्द। 17 में क्या आया, लोक प्रशासन को समझाइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ई शासन का अर्थ, तो ये आपके सिलेबस में अभी भी है, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है। फिर भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये बेसिकली पॉलिटी के लिए पूछा गया प्रश्न है। राज्य सूचना आयोग पर, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशन आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये पूछा जा सकता है राज्य सूचना आयोग। हालांकि राज्य सूचना सभी राज्यों के एक समान ही होते हैं, छत्तीसगढ़ का कुछ अलग नहीं होता, एक्सेप्ट नाम को छोड़ के, कि जो व्यक्ति बैठे हैं पद पर उनका नाम ही अलग होगा, अदरवाइज प्रावधान सबके एक जैसे ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का नाम ले लें तो घबराना नहीं है। जैसे मान लो पूछ ही लिया कि छत्तीसगढ़ के सूचना आयोग के बारे में लिखिए, तो ठीक है, गठन कब हुआ, ऑब्वियसली सरकार बनने के बाद ही, राज्य बनने के बाद ही गठन हुआ, है ना। व्यक्ति कौन बैठे हैं उनके बारे में लिख दीजिए, और कोई 1-2 विशेष बात होती है, अदरवाइज सब कुछ वही लिखना है जो आप नेशनल लेवल पर बात करते हैं या कानून के अनुसार बात करते हैं। इसके बाद हम देखें, अब यहाँ से 17 हो गया और 18 से नया सिलेबस है, तो वो अलग से मैंने बना रखा है। अभी फिलहाल वापस 12 से हम, अब तक हमने 2 नंबर वाले प्रश्न देखे, 2012 से 17 तक 2 नंबर वाले प्रश्न देखे। अब 2012 से 17 तक 4 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपिंग सोसाइटी, तो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है। तो भारत जैसा देश एक विकासशील देश है और यहाँ पर उसकी भूमिका अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आर्थिक और जो सामाजिक चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ढेर सारे चैलेंजेस हैं और उनको पार पाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत देश विकासशील से ऊपर उठ चुका है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के तौर पर देखा जाता है, तो उस बारे में हमें लिखना पड़ेगा। और डे टू डे चैलेंजेस क्या होंगे, विकास के चैलेंज होंगे, विकास प्रशासन का चैलेंज होगा, पर्यावरण को बचाने का चैलेंज होगा, भारत में स्वच्छ ऊर्जा एक चैलेंज है, ट्रैफिक को मैनेज करना चैलेंज है, ऐसे बहुत सारे चैलेंज है विकासशील देश के नाम पर। अपराध बढ़ रहे हैं वो भी एक चैलेंज है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है वो भी एक चैलेंज है, नशे की गिरफ्त में युवा आ रहे हैं वो भी एक चैलेंज है, जो बेरोजगारी है वो एक चैलेंज है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम देखेंगे। 13-14 में एक साथ ले लिया है मैंने। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पीछे का ही छूट गया था, प्रशासनिक सुधार की अवधारणा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एक टॉपिक है अभी आपके सिलेबस में, मैंने समझा इसके बारे में आपको। इसके बाद प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और विकास प्रशासन, ये भी आपके सिलेबस में है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल क्या है, विकास का प्रशासन एवं प्रशासन का विकास, ये FW रिक्स के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है और डेवलपमेंट को समझना ऐसे राइटिंग के लिए भी बेहतर है दोस्तों, और इकोनॉमी के हिसाब से भी बेहतर है, और पब्लिक एड में आपको पढ़ना ही है। अब यहां पर मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक है, इसे आप पॉलिटी में इन जनरल भी पढ़ते हैं। मान लो सिलेबस में नहीं दिया है तो पॉलिटी में भी आ सकता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसा लोकतंत्र की इस तरह की प्रणाली जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित तो करते ही हैं, साथ ही साथ निर्णय निर्माण में या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे देश में बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसका, और वो क्या है, ग्राम सभा। हालांकि स्विट्जरलैंड का एक उदाहरण दिया जाता है, लेकिन अब वो व्यवस्था धीरे धीरे वहां भी खत्म हो रही है। बट
ग्राम सभा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ का जो व्यक्ति है, वहाँ का जो नागरिक है, ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? वहाँ के जो पंजीकृत मतदाता हैं। तो ऑब्वियसली 18+ होंगे वो, तभी वहाँ, तो वहाँ रहते भी होंगे तभी वो पंजीकृत हैं, राइट। और वही लोग मिलकर अपने लिए पंचायत का चुनाव करते हैं, सरपंच और पंच का, और फिर उनके साथ बैठकर ग्राम सभा क्या करती है? निर्णय निर्माण करती है। और ऐसा आप पार्लियामेंट के केस में नहीं कर पाते हो, आपके प्रतिनिधि ही वहां जाकर फैसला लेते हैं। आपका जिन्होंने उनको चुना है उनका डायरेक्ट कोई योगदान नहीं होता, लेकिन ग्राम सभा में उनका डायरेक्ट योगदान आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक बेहतर उदाहरण है। इसके बाद प्रशासनिक विकास की अवधारणा को समझाइए। प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन, अभी मैंने यहां कहा था 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये 14 में पूछा गया, ये 13 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रशासन का विकास और विकास का प्रशासन, मतलब विकास को प्रशासित करना होगा। विकास अपने आप नहीं होगा कि हमने छोड़ दिया और भाई साहब अपने आप, है ना। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? विकसित प्रशासन भी चाहिए, मतलब प्रशासन का भी विकास करना होगा। यदि प्रशासन को कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है तो ई गवर्नेंस कैसे लाओगे? तो उसको ट्रेनिंग देनी होगी। उसका माइंडसेट पुरातन है, वो नवलोक प्रबंधन को नहीं अपनाना चाहता, नई चीज़ों को नहीं अपनाना चाहता, पारदर्शिता को नहीं अपनाना चाहता, आरटीआई को नहीं अपनाना चाहता, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बदलाव नहीं लाना चाहता, प्रशासनिक सुधार पर उसका भरोसा नहीं है। तो ये क्या हुआ? प्रशासन में सुधार नहीं हो पाया, तो प्रशासन का विकास नहीं हो पाया। तो प्रशासन में भी विकास करेंगे तब जाके विकास प्रशासन आएगा। अब विकास प्रशासन पहले आया है कि प्रशासनिक विकास पहले हुआ? ये मुर्गी अंडे जैसा सवाल है। तो FW रिक्स ने इसको बहुत बढ़िया से डील किया है, बात करेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये प्रश्न 4 नंबर के लिए दोस्तों। अब 15, 16, 17 में 4 नंबर के लिए क्या पूछा गया है? भारत में सहकारी संघ के प्रमुख यंत्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगेन ये पॉलिटी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉलिटी में पहले भी पूछा गया है और सेम क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में भी रिपीट किया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद क्या है? इसी में प्रतियोगी संघवाद इसका लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको अक्सर आप मुझसे क्लास में पढ़ते हैं। तो प्रतियोगी संघवाद या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तक इसकी एक जर्नी होती है। और फेडरेशन क्या है, फेडरल एस्पेक्ट्स क्या है, फिर फेडरलिज्म पर बातचीत होती है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को भी इसमें समझा जाता है। मोटिवेशन अभी भी है आपका टॉपिक। मैंने कहा मैस्लो और हर्शबर्ग 2 स्कॉलर्स हैं जिनको मेनली पढ़ना पड़ता है और वहीं से प्रश्न आते हैं। और भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मोटिवेशन के बारे में कहा है, जैसे आउची का जेड थ्योरी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। मॉनेटरी मोटिवेशन की बात होती है, मतलब क्लासिक थ्योरी क्या है और मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं, इस तरह से अलग अलग सिद्धांत हैं। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में आप देखेंगे कि उन्होंने बेसिकली नीड हायरार्की या आवश्यकता पद सोपान की बात कही है। उन्होंने हमारी आवश्यकताओं को ऐसे पद सोपानिक व्यवस्था में बांटा है और इस तरह से मैस्लो और हर्शबर्ग के को मिलाकर भी देखा जाता है, दोनों को एक साथ। 7S मॉडल ये 2 बार पूछा जा चुका है बच्चों, और इसको पढ़ेंगे हम लोग। 7S मॉडल, तो S के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे उनमें से, जैसे आपने सुपरविजन ले लिया है ना, तो S का वो भी मायने रखता है। तो S को अलग अलग शब्दों में बांटा गया है। तो उन सभी S की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। MBA में पढ़ाया जाता है इसको, और लेटेस्ट थ्योरी में से एक है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाले टॉपिक में अब आपको क्या दे दिया है? डिजास्टर मिटिगेशन, मतलब आपदा निवारक के रूप में। अब इसको कैसे समझना है? हमारे देश में आप सभी जानते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, और इसी पर क्या किया गया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। फिर हमने क्या किया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया, जिसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं CM साहब। और फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं कलेक्टर साहब। तो आप देखेंगे जिला प्रशासन, एक्चुअल देखा जाए तो जिला ही इंगेज होता है। आप जब SDM बनेंगे CGPSC पास करके डिप्टी कलेक्टर, और बाद में SDM आप SDM का चार्ज मिलता है, तो डिप्टी कलेक्टर ही कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करता है। फिर गांव में, किसी गांव में बाढ़ आ गई तो पंचायत इन्वॉल्व होगा, तहसीलदार इन्वॉल्व होंगे, SDM इन्वॉल्व होंगे, है ना, कोटवार इन्वॉल्व होंगे, कलेक्टर साहब इन्वॉल्व होंगे। तो पूरा जिला एक तरह से इन्वॉल्व होता है और आपदा से संबंधित बचाव कार्य किए जाते हैं। तो उसमें फिर भूमिका को समझा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं शक्ति पृथकीकरण।
सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये किसके फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मॉन्टेस्क्यू का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में किस तरह से पावर सेपरेट होगा। फिर रूल ऑफ लॉ, ये फिर से पूछा गया प्रश्न है, पहले भी आया है। विधि का शासन और एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट से लेकर इसको समझेंगे। देन अब हम आते हैं, अब तक हमने क्या क्या देखा दोस्तों, यदि मैं एक बार आपको वापस याद दिला दूं तो अब तक हमने 2012 से लेकर 2017 तक हमने क्या देखा, 2 नंबर के क्वेश्चंस देखे। फिर हमने 2012 से लेकर 17 तक हमने 4 नंबर के प्रश्न देखे, और अब हम लोग 2012 से लेकर 17 तक हम 8 नंबर के प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने देखा है, और इसके आगे अब हम लोग ये अभी देखना बाकी है, इसको देखते हैं। तो 12 से 8 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं, और इनमें शब्द सीमा आई होप सभी को पता है, और नहीं पता है तो मैं एक बार और याद दिला दूं। यहाँ पर आपको 30 वर्ड्स लिखना है, यहाँ पर 60 वर्ड्स लिखना है, और यहाँ पर 100 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से शब्द सीमा को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। अब इन्होंने निर्णय निर्माण में हर्बर्ट साइमन के कॉन्सेप्ट को पूछा है, और हर्बर्ट साइमन काफी फेमस रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। निर्णय निर्माण में चयन, मूल्य और तथ्य, तो इन्होंने क्या बोला इंग्लिश में, चॉइस, वैल्यू एंड फैक्ट्स, इनका इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। तो डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। अगला टॉपिक अगला पेपर देखते हैं। तो अब यहां पर मैंने एक साथ ले लिया 13, 14, 15, 16, 17 के 8 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं, चूंकि एक एक क्वेश्चन ही आता था पुराने कॉन्सेप्ट में। संगठन के आधारों, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपका एक टॉपिक ही है। सिटीजन चार्टर, ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन पॉलिटी और पब्लिक एड में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ा जाना चाहिए। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 1991 में जब प्रशासनिक सुधारों की बात हुई, एक लोक प्रशासन का एक और वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि नवलोक प्रबंधन आने के पहले, मतलब 1991 के पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए यूरोप और अमेरिका में। उनमें मार्गरेट थैचर, जो ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता था, वहां पर हमारे देश में इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है, तो उनके प्रधानमंत्रीशिप में, जब वो प्रधानमंत्री थी तब उनके नेतृत्व में जो परिवर्तन लाए गए, उन्हीं में से एक बढ़िया परिवर्तन था, और उसको हमने कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम के तौर पर देखा। फिर वहीं ब्रिटेन में आप देखेंगे कि 91 में जॉन मेजर के नेतृत्व में क्या किया गया, सिटीजन चार्टर को लाया गया, नागरिक घोषणा पत्र, नागरिकों के लिए घोषणा पत्र है बेसिकली। हमारे देश में 97 में आता है। अब नागरिकों के लिए घोषणा पत्र कौन करेगा घोषणा, तो सरकारी कंपनियां, सरकारी विभाग अपनी ओर से घोषणाएं जारी करेंगी। किसके लिए, नागरिक के लिए। तो 1991 में क्या हुआ, 1991 में नवलोक प्रबंधन आता है, बाजारी सिद्धांत की बात करते हैं, बाजारवाद की बात करते हैं, और जहां से आप देखेंगे कि ये जो सिद्धांत आते हैं, बाजारी सिद्धांत की बात हम करते हैं, तो यहां से प्रशासन में नया क्या हो सकता है, इसके बारे में बातचीत हुई। अब नया, वो लोग तो पहले स्पीड में ज्यादा चल रहे हैं, यूएस, यूरोप, है ना। भारत देश स्लो है चीजों को अपनाने में, अपनाया जरूर, लेकिन उसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम करने में हमने देरी की है। तो नागरिक घोषणा पत्र क्या था, अगला चरण था, क्योंकि उन्होंने माना क्या कि जो अब नागरिक है उसे ग्राहक के रूप में पेशेवर ढंग से ट्रीट किया जाए। अब ग्राहक बोलने का मतलब ये नहीं कि उसे कमतर आंकना, ग्राहक बोलने का मतलब हम उसे अब पेशेवर ढंग से उसको और बेहतर सेवाएं देंगे। तो अब सरकारी विभाग प्रॉमिस करेंगे आपसे कि आप हमें जो भी पे कर रहे हैं उसके एवज में आपको ये सेवाएं मिलेंगी। तो ऐसा उन्होंने किया, नागरिक घोषणा पत्र। तो सभी सरकारी कंपनियों को आदेश दिया गया कि आपकी ओर से घोषणाएं होनी चाहिए, आप जो भी उत्पाद या सेवाएं दे रहे हैं। तो सरकारी कंपनियां ज्यादातर सेवाएं देती हैं, सरकारी कंपनियां मतलब विभाग या मंत्रालय, आप ऐसा समझ लें। तो प्राइवेट कंपनी तो आपको बता ही देती है, जब भी प्राइवेट कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखेंगे पीछे वो इंग्रेडिएंट लिखा होता है, एक्सपायरी डेट, डिटेल विटेल सब होता है ना। कंप्लेन है तो इस जगह आप कंप्लेन कस्टमर केयर में बात करें, सब कुछ। लेकिन सरकारी कंपनियों में ऐसा नहीं होता था। जैसे अभी नगर निगम से आपको शिकायत है तो आप कहां करें, तो उनके पास क्या है, तो उन्होंने भी सिटीजन चार्टर को अपनाया। अब उनको कॉल सेंटर का नंबर देना जरूरी है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आप देखेंगे लाइट जाने पर उनका कॉल सेंटर का नंबर है। अब वो जिम्मेदारी क्या लेंगे, आपके घर में बिजली
से आग लग गई तो क्या वो बचाने आएंगे? ऐसे बहुत कुछ जिम्मेदारी क्या ले रहे हैं। तो 1997 में आप देखेंगे कि नई दिल्ली में सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री की बैठक हुई, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों की और प्रधानमंत्री की बैठक हुई। उस बैठक में अब नया क्या करना है इसके बारे में चर्चा हुई। क्योंकि पश्चिम का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा होता है और हम बहुत कुछ लर्न भी करते हैं, यही तुलनात्मक अध्ययन का एग्जाम्पल भी है। हमने वहां से नागरिक घोषणा पत्र उठाया और भारत देश में उसे लागू किया। शुरुआती दौर में आप देख पाते हैं रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इन सभी जगह पर इसको अप्लाई किया गया। अब ट्रेन में यात्रा करेंगे तो रेलवे टिकट के पीछे लिखकर देती है कि आपने जो एसी बोगी की टिकट खरीदी है या स्लीपर क्लास की, उसके बदले में आप क्या क्या उम्मीद करेंगे। जैसे उन्होंने बोला एसी बोगी में आप जाएंगे तो आपको बेडशीट दी जाएगी, पिलो कवर दिया जाएगा, पिलो दिया जाएगा और एक नैपकिन होता है जिसे लौटाना होता है ना, छोटा सा टॉवेल, और कंबल दिया जाएगा। और भोजन में क्या क्या दिया जाएगा, क्वांटिटी लिख दी जाती है। जैसे दाल कितने ग्राम, चावल कितने ग्राम टोटल, वजन के हिसाब से उसको, है ना, चाय की मात्रा लिख दी जाती है। तो इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ, यदि वो प्राप्त ना हो तो आप कंप्लेन करेंगे। पहले पुराने ज़माने में जो फिजिकल टिकट काफ़ी बड़ा होता था ट्रेन का, उसके पीछे लिखा होता था। और रेलवे के लिए एक उसको हम क्या बोलते थे, रेलवे बुकलेट, है ना, कि नई ट्रेन कहाँ से कैसे चलेंगी, तो आपको ट्रेन पता लगाने के लिए वो सुविधा दी जाती थी, एक बुकलेट जारी होती थी, उसमें भी वो सारी शर्तें लिखी होती थी। लेकिन अब हमारे देश में क्या है कि ये जस्टिसेबल नहीं, आप इसे एनफोर्सेबल नहीं, मतलब कोर्ट में जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई साहब रेलवे फॉलो नहीं कर रही। रेलवे से मुआवजे की मांग कर सकते हो आप, लेकिन नागरिक घोषणा पत्र के आधार पर आप मुआवजा नहीं मांग सकते। ग्राहक सेवा आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं ट्रेन रेलवे के अगेंस्ट, लेकिन नागरिक घोषणा पत्र के आधार पर नहीं जाएंगे। आ रहा समझ? क्योंकि अभी हमारे देश में सब कुछ डेवलप नहीं है, इसलिए हमने इसे कानूनन रूप से लागू नहीं किया। तो इसी में फिर आप देखेंगे चार्टर मार्क स्कीम जो ब्रिटेन में है, उसको फिर हमने भारत में सेवोत्तम मॉडल के रूप में अपनाया। अवार्ड स्कीम है बेसिकली, आपने नागरिक घोषणा पत्र को बेहतर ढंग से लागू किया है तो फिर सेवोत्तम का मॉडल आपको मिलता है, सेवोत्तम का अवार्ड मिलता है, जिसमें सर्विस एक्सीलेंसी के तौर पर इस मॉडल को देखा जा सकता है। आप यदि पासपोर्ट ऑफिस गए होंगे, जो श्याम प्लाजा रायपुर पुराने बस स्टैंड, मतलब पंडरी का जो बस स्टैंड था, उसके सामने जो मॉल है, उसमें आप देखेंगे पासपोर्ट ऑफिस है। कभी आप पासपोर्ट बनवाए हो, नहीं बनवाए तो आप महसूस करेंगे आगे जाकर, आप देखेंगे वहाँ सर्विस एक्सीलेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, उन्हें सेवोत्तम अवार्ड मिला हुआ है। तो नागरिक घोषणा पत्र को बेहतर ढंग से पालन करना है, उसके बाद सेवोत्तम अवार्ड मिलेगा आपको। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे कंपलसरी कर दिया। सभी विभाग, सभी जितने भी सरकारी अमले हैं, मंत्रालय सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अब राज्यों में, राज्य सरकारों के लिए कंपलसरी नहीं हुआ, तो राज्य सरकारों ने अपनी ओर से क्या किया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किया। यह हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू है। हाँ, इसे पूरा नहीं करने पर आपको पनिशमेंट है, मतलब सरकारी अधिकारी को पनिशमेंट है कि आपने आवेदन आया है किसी काम के लिए और आपने 30 दिन तक उसको काम करके नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया, यदि नहीं दे पाए तय शुदा जो समय सीमा है उसके अनुसार, तो फिर फाइन होगा और वो फाइन वो सरकारी अधिकारी भरेगा कि उसने इस काम को क्यों नहीं किया। तो एनीवेज क्लास में और इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर सूचना का अधिकार, वापस एक प्रश्न आ गया, का अधिकार एक सफल तथा प्रभावी प्रजातंत्र की आवश्यक शर्त है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव डेमोक्रेसी। बढ़िया प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है। सतत या धारित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये विकास प्रशासन से जुड़ा हुआ टॉपिक है दोस्तों, इसको समझेंगे बाद में। और राज्य बनाम बाजार, ये टॉपिक स्टेट वर्सेस मार्केट अभी भी आपका टॉपिक है सिलेबस में। सीधे सीधे प्रश्न आ गया कि राज्य रहेगा या राज्य को बाजार प्रतिस्थापित तो नहीं कर रहा है। तो रोल बैक ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। राज्य का पश्च बेलन सिद्धांत पढ़ा जाता है, जिसमें राज्य धीरे धीरे पीछे हट गया। अब राज्य की भूमिका कैसी हो गई, राज्य अब नियंत्रक, थोड़ा बहुत नियंत्रण तो करता ही है, लेकिन ज्यादातर वो सुविधाओं को मुहैया कराने वाला फैसिलिटेटर के रोल में आ चुका है राज्य। और एक्टिवली फ्रंट पे कौन काम कर रहा है, बाजार। तो इस तरह से राज्य बनाम बाजार को हम देख और समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखें 2014-15 में अब 20 नंबर का प्रश्न।
अब ये थोड़े बड़े प्रश्न उस वक्त आते थे, अभी नहीं आते हैं। और हाँ, मैं सही जा रहा हूं, 2020 नंबर के प्रश्न और एक और 40 नंबर का भी प्रश्न आता था, 500 शब्दों में लिखना होता था। अब वो फॉर्मेट बदल चुका है, लेकिन प्रश्न मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने ले लिया है। एनालाइज द रोल ऑफ द स्टेट एंड नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये जो स्टेट बोला है ये तो ठीक है, नॉन स्टेट क्या हो गए, जिसमें एनजीओज आ गए, प्राइवेट सेक्टर आ गए, इंटरनेशनल एनजीओज आ गए, सिविल सोसाइटी आ गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए, पंचायती राज आ गए। ये सभी हालांकि स्टेट का पार्ट है, लेकिन ये सभी नॉन स्टेट्स हैं। तो गैर राजकीय संस्थाओं की भूमिका, तो पॉलिसी मेकिंग को ये लोग अफेक्ट करते हैं। फिर इसी में आप देखेंगे प्रेशर ग्रुप, इसी में आप देखेंगे इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, या छत्तीसगढ़ में जैसे आप देखते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। तो इन सब का योगदान क्या है नीति निर्माण में, उसको पूछा गया। ये टॉपिक अभी भी रेलेवेंट है, पढ़ेंगे इसको। डिफाइन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये टॉपिक हमेशा रेलेवेंट है, पॉलिटी में भी और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा, इस साल ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इलेक्शंस होने वाले। इसके बाद विकास प्रशासन में जन सहभागिता की विवेचना कीजिए। तो ये टॉपिक कितना बढ़िया है, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाए। सबका साथ सबका विकास, ये वही टॉपिक है, ठीक है। इसका हम लोग बैकग्राउंड जाकर समझेंगे कि विकास प्रशासन है क्या, आया कहां से, 1955। अच्छा, मजेदार बात, भारत का एकमात्र योगदान इस टॉपिक में आप देखेंगे, डॉक्टर यूएल गोस्वामी ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द दिया। भारत का एक बड़ा योगदान है, हालांकि इसको समझेंगे किस तरह से चलेगा, कैसे होगा। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो इसको भी समझेंगे। फेडरल यूनिटरी फॉर्म की बात होती है, पॉलिटी में वैसे भी पढ़ते हैं, यहां पर पब्लिक एड में पूछा हुआ है। इसके बाद 40 नंबर, जैसा मैंने बताया अभी। अब देखिए, सुशासन वर्तमान काल में संपूर्ण प्रशासकीय पर्यावरण को अनुप्रमाणित करता है। समझाइए। गुड गवर्नेंस प्रेजेंटली एनिमेट्स द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। तो सुशासन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो पहले 40 नंबर में पूछा गया है, इसको दोबारा पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा आपको। इसके बाद 13 में इन्होंने पूछा है नवीन लोक प्रशासन का कुछ सुस्पष्ट लक्ष्यों एवं विरोधी लक्ष्यों के साथ विकास हुआ है। ये अभी भी रिलेवेंट है क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका टॉपिक अभी भी है। तो इसमें कुछ गोल्स, 5 गोल्स पढ़े जाते हैं और एंटी गोल्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। गोलम्बस्की के द्वारा दिया गया एंटी गोल्स, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी भी रेलेवेंट है, मतलब पढ़ेंगे इसको कुल मिलाकर। लीडरशिप पर क्वेश्चन आया, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, नेतृत्व के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। और तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के कारणों का उल्लेख करते हुए उसके महत्व की विवेचना कीजिए। बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन इनका छोटा फॉर्मेट वापस आ सकता है। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें रिक्स की भूमिका इंपॉर्टेंट है। FW रिक्स स्कॉलर रहे हैं, तो पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये बड़े प्रश्न हैं, छोटा करके इनको पढ़ा जाना चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम लोग चलते हैं नए सिलेबस 2018 के अनुसार प्रश्न कैसे आए हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सिलेबस आपका कम कर दिया गया है और पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा टॉपिक था, अब उसे अलग कर दिया गया, उसको मिला दिया है पॉलिटी के साथ और अब उसका हिस्सा कम हो गया। तो 2018 में 2 नंबर में क्या पूछा है, संवैधानिक संशोधन। इसमें कुछ पॉलिटी के भी हैं, तो घबराइएगा मत कि ये तो पब्लिक एड में नहीं क्यों आ गया, मैंने उठा लिया है एक साथ। इसमें हम देख सकते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि प्रियम्बल में आता है, प्रियम्बल का हिस्सा है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। विकास प्रशासन जिसकी बात हो रही थी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ये भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप ढंग से प्रीवियस ईयर भी करके जाते हैं तो ये मूल मंत्र यही है आपका, ठीक है, कि आपको क्वेश्चंस दिखने मिल रहे हैं दोबारा। 19 में क्या आया, वाइस राय और गवर्नर जनरल, ये तो आपके पॉलिटी का हो गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इसे भी आप पॉलिटी में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको याद ही होगा तो क्वेश्चन कहीं भी आए, आपने पॉलिटी में भी पढ़ना है आपको और यहां पबैड में भी पढ़ना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये पॉलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, जहां पर संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार सिचुएशन ना बन पाए,
तब हम क्या करें। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो शिवसेना और जो दल, बेसिकली शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में ही क्या हुआ कि कुछ लोग ही निकलकर बोले कि हम शिवसेना है ना। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने नई पार्टी बना ली या दूसरे में ज्वाइन कर लिया। ये अपने आप में भारत देश के संसदीय इतिहास में नए तरह का उदाहरण है कि कुछ लोग उठकर ही चले गए, बोले नहीं ये हमारी पार्टी है, और लेकर निकल लिए पार्टी को, और फाइनली फैसला भी उनके सपोर्ट में ही आया है कि नहीं पार्टी सिंबल सब कुछ उन्हीं की है ना। तो हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है। ओके, बात करेंगे इसके बारे में। फिर एक्सप्लेन दी ई गवर्नेंस, ये टॉपिक रिपीट हुआ है, ई गवर्नेंस पर बात करेंगे हम लोग। अब कैसा हो गया, ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की ओर जाना है, मोबाइल गवर्नेंस की ओर हमें बढ़ना है, ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की ओर बढ़ना है। और मैंने लोक प्रशासन के एक और वीडियो में इसको समझाया है, आप उसको देख लेंगे और इसके बाद वो वीडियो आपको दिखाई देगी। तो वहाँ पर मैंने मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की है। हर 20 साल में होता है, पहला 1968 में हुआ, फिर 1988 में और 2008 में। तो 2008 वाले के बारे में है ये कि वहाँ पर क्या विशेष बात हुई, और हालांकि अभी भी रेलेवेंट है, पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के बारे में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो प्रभावी संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हैं, जैसे आइडियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, कुछ टेक्निकल बैरियर की फोन लाइन हेलो 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 नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो भी एक बैरियर है। फिर आपने मान लिया है कि मुझे उसकी बात नहीं सुननी है, या उसकी आवाज़ सुनते आपको गुस्सा आ रहा है, तो एटीट्यूडनल बैरियर भी है आपके साथ। फिर कोई डर है आपके अंदर, इस तरह से बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं। कल्चरल बैरियर, डॉगमेटिज्म, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद 20 में 2 नंबर में क्या है, तो उपराष्ट्रपति वाला प्रश्न पॉलिटी का है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर, ये भी पॉलिटी का है। भारत शासन अधिनियम 1919 पॉलिटी का है। औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ बताइए, डोमिनियन स्टेटस, ये पॉलिटी का है, हिस्ट्री में भी आप इसे पढ़ते हैं। राइट द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इसे आप पब्लिक एड का मान सकते हैं। पोस्टकॉर का पूर्ण फॉर्म लिखना, मतलब फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। देन आपका रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये पोस्ट का फुल फॉर्म है। तो देखिए इतने के लिए 2 नंबर आपको मिल गया है ना। तो याद होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, पब्लिक एड में आएगा। इसके बाद 21 के 2 नंबर में क्या है, एक्सप्लेन डेलीगेशन एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं लिया मैंने, सीधे सीधे पब्लिक एड में जो है वो ले लिया है। तो ये टॉपिक आपको है, डेलीगेशन भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखें 22 में 2 नंबर में क्या पूछा है, ये आपका पॉलिटी का हिस्सा है। इंडियन काउंसिल एक्ट, देखिए पीछे भी पूछा है, 1919 पूछा है, तो पॉलिटी में भी बाद में करेंगे अलग से एनालिसिस, फिलहाल पबैट पर फोकस। राइट द मेन आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल, ये भी पॉलिटी का हिस्सा है, पबैट का नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, ये भी पॉलिटी का है। ये आपके पब्लिक एड का क्वेश्चन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना भी पूछा गया है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, इसको पढ़ लेंगे पब्लिक एड में। नवलोक प्रबंधन में स्थानीयकरण का अर्थ क्या है, लोकलाइजेशन इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसका लोकलाइजेशन कैसे हुआ, हर देश के हिसाब से इसकी अलग अलग सेटिंग है। हमारे देश ने भी 1991 में मान लिया कि हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। जैसे 1991 में हमने सिटीजन चार्टर नहीं अपनाया, 96-97 में अपनाया, लेकिन 2013 में सबके लिए कंपलसरी किया, अभी भी लीगली इसको एप्लीकेबल नहीं किया। तो इस तरह से आप देखेंगे हर देश में अलग अलग ढंग से इसको स्थानीयकरण के तौर पर देखा जा सकता है, बात करेंगे। इसके बाद 18-19 में 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे आए उसको देखा जाए। डिस्कस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पॉलिटी का है। लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये भी पॉलिटी का है, ये आपके पब्लिक एड का है। डिस्कस द रोल ऑफ कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा आया है। फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, संसदीय नियंत्रण, तो जिसमें आप क्वेश्चन आर, 0 आर, बिल पास कराना, बजट पास कराना, ये सारा कुछ वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। या नो कॉन्फिडेंस मोशन या निंदा प्रस्ताव, ये सब कुछ कंट्रोल में आएगा। व्हाट आर दी न्यू डायमेंशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एज इट इज सिलेबस उठाकर पूछा है, ये वर्तमान सिलेबस में लिखा गया है। डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
बेसिक स्ट्रक्चर पॉलिटी का क्वेश्चन है। लोक आयुक्त ये पबैट का क्वेश्चन है। क्लैरिफाई द रोल ऑफ लोकायुक्त, ये स्टेट में होते हैं, लोकपाल केंद्रीय एजेंसी है। इसके बाद दोस्तों 21 में 4 नंबर में क्या पूछा है, राइट टू लिबर्टी एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का है। 74th अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, म्युनिसिपल सिस्टम अकॉर्डिंग टू 74th अमेंडमेंट। तो ये पब्लिक एड में पढ़ेंगे, पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है, यहां पर भी पढ़ेंगे और इनफैक्ट आप जीएस में भी पढ़ते हो। सर्वोच्च न्यायालय वाला ये आपका क्वेश्चन पॉलिटी का है बेसिकली। अब 22 में 4 नंबर में क्या आया, अब देखिए 1909 पूछ लिया, 1892 पूछ लिया, 1919, ये पॉलिटी का हिस्सा है ना, अभी उधर नहीं घुसते हैं पब्लिक एड पर। अब यहां पर 323 यूपीएससी की रिपोर्ट के बारे में है, तो ये मैं वैसे भी पॉलिटी में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब दी, ये 253 आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, इंटरनेशनल संधियों को कैसे प्रभावी किया जाएगा, तो 253 सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आप पढ़ते हैं, उसके अनुसार है। इसके बाद यहां पर हम देखें 18, 19, 20 8 मार्क्स में क्या आया, तो दोनों को एक साथ मिलाकर देख रहा हूं मैं। और प्रेसिडेंट, ये तो पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी का। छत्तीसगढ़ विधानसभा का संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए। छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिएगा अलग से कुछ होगा नहीं पावर, जो संविधान में है वही पावर होगा। छत्तीसगढ़ के नाम से आपको घबराना नहीं। हाँ, आप ऑब्वियसली स्पीकर का नाम अलग से लिख सकते हैं, कब गठित हुआ वो लिख सकते हैं, जो स्पेशल छत्तीसगढ़ है वो लिख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, पॉलिटी का क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार, पब्लिक एड में पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। राज्यपाल की शक्ति, पॉलिटी का क्वेश्चन है। संगठन से संबंधित 7S मॉडल, ये दोबारा पूछा गया है, पहले भी मैंने बताया था आपको, आ चुका है क्वेश्चन। इसके बाद 21 में हम देखेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और उनकी भूमिका संविधान में स्पष्ट तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखी गई है, एक दो जगह छोड़ दिया जाए तो, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेंगे लिखा है, राष्ट्रपति उनसे सूचना ले सकते हैं, आर्टिकल 78 में लिखा गया है। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा 74, 73 है ना, यहाँ से तो 2-3 जगह ही प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने मिलेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा के संगठन, शक्ति और स्थिति का परीक्षण कीजिए। यह आप छत्तीसगढ़ जीएस में पढ़ते हैं, पब्लिक एड का ही हिस्सा है। 22 में 8 मार्क्स के लिए डिस्कस द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये विकास प्रशासन के हिस्से में क्वेश्चन आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है, धारणीय विकास। और पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर, तो पॉलिसी मेकिंग भी अगेन आपके पब्लिक एड का टॉपिक है दोस्तों, उसको वहां पर देखेंगे। इसके बाद 10 मार्क्स में क्या आया है, फिर से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उसमें से देख लेंगे। डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ये पॉलिटी का हिस्सा है। अगेन इस बात से घबराना नहीं कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए कोई अलग नियम कानून है, नहीं, वही जो संविधान में उसी के अनुसार। हाँ, आपको अलग से जो हमारे चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में लिख सकते हैं, पहली बार कब गठित हुआ वो लिख सकते हैं, अब तक कौन कौन जजेस, तथ्यात्मक चीजों को जोड़ सकते हैं, बिलासपुर में है वो बता सकते हैं आप। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ के विधानसभा के स्पीकर, अगेन इनका सिर्फ नाम ही लेना है आपको, बाकी पावर एंड फंक्शंस वही हैं जो सबके लिए संविधान में लिखा गया है। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये पब्लिक एड का है, जिसके बारे में बातचीत हो चुकी, दोबारा आया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, पब्लिक एड में इसको देखना है। इसके बाद 21 में 10 नंबर के लिए क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ में विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो सेम है, अगेन शब्द छत्तीसगढ़ जोड़ा है, घबराना नहीं है, वही वाला जो नेशनल में पढ़ते हो। संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा के महत्व को समझाइए, कंसेप्शन ऑफ प्रीएम्बल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो पढ़ेंगे इसको, पॉलिटी का हिस्सा है बेसिकली। और इस तरह से आप देख पाते हैं, सॉरी 22 रह गया हमारा, 21 हो गया, 22, हाँ सॉरी। फॉर व्हाट रीजंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू अडॉप्ट मैनेजरियल टेक्निक्स ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग एनपीएम पढ़ते हैं तो वहीं पर ये निकल कर आएगा, या ट्रिपल पी की बात करते हैं तो वहां से इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, लेकिन जब तक बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट से यहां तक देखते हुए आना है आपको। और फाइनली थ्रो लाइट ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री, तो ये आपके आर्टिकल 25 से 28 के सवाल हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है बेसिकली, इसको पॉलिटी में डील करना होगा।
तो दोस्तों ये थे जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको लगता है कि डिटेल में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप हमारी वीडियो क्लासेस भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं, या फिर आपको लाइव अटेंड करना है या उसकी यदि आपकी डिमांड है तो आप पाथाईस एकेडमी में संपर्क कीजिए और नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। तो पाथाईस एकेडमी की टेस्ट सीरीज 24 फरवरी से लॉन्च हो रही है। तो आपको जुड़ना है तो उस नंबर पर, हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉल कीजिए और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना दोस्तों, तो उसके अनुसार आप बढ़िए। थैंक यू, नमस्कार।